जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे। ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याह मलबे में तब्दील कर दिया गया है और ये किया उस गुस्साई हुई जनता ने, जो जनता ये आरोप लगाती है कि सरकारों के भ्रष्टाचार और उनके बेरोजगारों के प्रति एक अनदेखे रवैये के कारण जो नुकसान होता है, उससे अगली पीढ़ी परेशान होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। शीतल निवास यानी यहाँ का राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर रामचंद्र होडल राष्ट्रपति के तौर पर रहते हैं। ये मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। भयंकर रूप से जो एंट्रेंस पोर्च है उसके आगे तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ के बाद ऊपर के मालों को आग लगाई गई है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली, वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज है। अब जैसे जैसे नेपाल में हिंसा वाली आग की लपटें ठंडी पड़ रही हैं, वैसे वैसे विद्रोह के पीछे बाहरी ताकत का हाथ होने वाले सवाल तेजी से सुलग रहे हैं। ओली सरकार की चीन परस्ती और नेपाल में विद्रोह की टाइमिंग अमेरिका की भूमिका की तरफ इशारा कर रही है। अटकलें तेज है कि नेपाल में बढ़ता चीन का दबदबा, ओली सरकार की बीजिंग से नजदीकी, अमेरिका की आंखों में खटकी और अमेरिका की शह पर नेपाल में विद्रोह का तूफान खड़ा किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाले केपी शर्मा ओली का चीन प्रेम दुनिया से छिपा नहीं है। जुलाई 2024 में जब ओली ने चौथी बार सत्ता संभाली, तब उन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा करने की बजाय चीन का दौरा किया। इस मुद्दे पर तब उनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि नेपाल में परंपरा रही है कि जो नया प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले भारत का दौरा करता है। ओली के इस कदम से साफ हो गया कि वो चीन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। ओली सरकार का चीन से बढ़ता रिश्ता अमेरिका को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ ओली सरकार बीजिंग के प्रभाव में थी, दूसरी तरफ चीन लगातार नेपाल को कर्ज देकर उसे अपने शिकंजे में ले रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल पर चीन का करीब 3,524 करोड़ का कर्ज है। नेपाल ने चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काफी कर्ज लिया है। 2016 में ही नेपाल ने चाइना एक्सिम बैंक से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $216 मिलियन का कर्ज लिया, जो उसके लिए चुकाना मुश्किल हो रहा था। $70 मिलियन से ज्यादा का कर्ज त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लिया गया। साफ है कि कर्ज और निवेश के जरिए चीन लगातार नेपाल में अपनी पैठ बना रहा था। चीन की यह विस्तारवादी नीति अमेरिकी प्रशासन को परेशान कर रही थी। यही नहीं, जब नेपाल सरकार ने देश में 26 मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया, तो चीन की कंपनी टिकटॉक को बैन नहीं किया गया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक ने नेपाली कानून का पालन करते हुए देश में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन जिन कंपनियों पर बैन का हंटर चला, उनमें से ज्यादातर अमेरिकी थी। इससे भी विद्रोह के पीछे अमेरिका की भूमिका होने को बल मिल रहा है। एक लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है, यूनिपोलर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर था, और वो जगह जो है उसके लिए कंपटीशन चाइना ने दिखाया, चैलेंज किया है उनकी प्री एमिनेंस को, उनकी यूनिपोलैरिटी जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर था उसको चैलेंज किया है चाइना ने। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका हमेशा से साउथ एशिया में चीन की बढ़ती धाक को अपने लिए खतरा मानता रहा है। यही वजह है कि 2025 की शुरुआत में चीन दबदबे की काट के तौर पर ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में नेपाल में मिलेनियम चैलेंज नेपाल कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। ये ऊर्जा और सड़क परियोजना से जुड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए अमेरिका नेपाल को $500 मिलियन की मदद देगा। अमेरिका की मदद से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टक्कर के तौर पर देखा जा रहा था। यदि दो शब्द नेपाल में इस समय नफरत का सिनोनिम्स है, उनका मतलब नफरत है, और ये दो शब्द हैं, एक केपी शर्मा ओली और दूसरा चाइना। चीन से वो लोग नफरत करते हैं, कहते हैं चीन ने दखल अंदाजी की है और देखिए हमारे देश की क्या हालत हो रही है।
चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पूरी तरह से नेपाल को अपनी जेब में डाल दे। कितने सारे लोन दिए थे, डेट ट्रैप में उसको फंसा दिया, बड़ी बड़ी बातें करते थे, नेपाल और चीन की दोस्ती अमर रहे, ये वो। लेकिन इरादा उनका यही था कि नेपाल की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लूट लें और फिर भारत के ऊपर दबाव डालें। इसके बाद चीन की विजय दिवस परेड में ओली के शामिल होने को वॉशिंगटन ने अमेरिकी विरोधी खेमे में नेपाल की भागीदारी के तौर पर देखा। यहाँ एक और अहम जानकारी सामने आई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो इस विद्रोह के सूत्रधार माने जा रहे हैं, उन्होंने फरवरी 2024 में अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की थी। अब जेनजी विद्रोह का समर्थन करने वाले बालेन शाह को अमेरिका समर्थक माना जा रहा है और अमेरिका के इशारे पर ही ओली सरकार के तख्तापलट का प्लान रचने की बात सामने आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।